हेलो बच्चों, आज अपने पास टॉपिक है बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए, बंधन ऊर्जा क्या होती है? बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा लगता है, जो आयनन ऊर्जा थी। ठीक है। अब देखो, बंधन ऊर्जा का मतलब नाम से पता चल रहा है कि एक तो कोई ना कोई चीज जो है वो बंधी हुई है किसी दूसरी चीज के साथ। ठीक है, कोई चीज बाइंड है, ठीक है ना, किसी दूसरी चीज के साथ। जैसे कि अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस के साथ कौन बाइंड है? इलेक्ट्रॉन बाइंड है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि वो कितनी एनर्जी से बाइंड है। और हम बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा किसको बोल रहे हैं? कि देखो, नेचर ने मान लीजिए एक हाइड्रोजन का जो है वो एटम बनाया। तो वो कैसे बना? कि उसमें एक प्रोटॉन था जो कि न्यूक्लियस में है, ठीक है, और एक क्या था? इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का एक एटम बना, ठीक है। तो नेचर ने इस एटम को बनाने में कुछ एनर्जी जो है वो खर्च की होगी अपनी, ठीक है ना। जैसे कि अभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में हो तो कहीं भी सकता है कि ये न्यूक्लियस के पास फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वो कहीं हो सकता है। पर बिल्कुल अपने ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, सिंपली बात करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है फिलहाल कहाँ है? n=1 में। कि एक तो क्या है? प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n=1 में पड़ा है। तो नेचर ने कुछ एनर्जी लगा के इस चीज को बनाया होगा। एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब भी उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? -13.6। ये अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर n=1 में कितनी एनर्जी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कंपोनेंट है, जैसे कि कौन है कंपोनेंट? जैसे कि एक तो क्या है अपने पास, न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गया, और इस एटम का एक कंपोनेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमें इनको क्या करना है कि इन्फिनिटी पे भेज देना है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के बिल्कुल रिमूव कर देना है। इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन को क्या कर देना है? अलग कर देना है, परमानेंटली अलग कर देना है। तो अगर परमानेंटली अलग करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन को कहाँ, कितना दूर भेजना होगा? n=2, 3, 4 कहाँ भेजना होगा? हमें इन्फिनिटी पे भेजना होगा। जैसे हम उसको इन्फिनिटी पे भेजेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का कोई लिंक नहीं रहेगा। हमारा सिस्टम जो है वो पूरा अलग हो चुका है। सिस्टम मतलब अपना निकाय। कौन है निकाय? अभी हमारे लिए कौन निकाय है? एटम, परमाणु। उसमें कौन है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। मुझे इन दोनों को क्या करना था? परमानेंटली अलग करना था। तो बस कोई भी निकाय है तो उसके जो ये अवयव है, इनको बिल्कुल अलग करने के लिए अपने को कितनी एनर्जी चाहिए? या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि निकाय के अवयवों को अनंत पर भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट को इन्फिनिटी तक भेजने में कितनी एनर्जी चाहिए? तो इन्फिनिटी वाला लॉजिक तो पढ़ चुके हैं। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है? 0। अब मान लीजिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है कि बताओ कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। अगर उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है? n=1 में पड़ा है। n=1 में अगर पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? -13.6। तुम्हें इसको इन्फिनिटी पे भेजना है, मतलब हमारी इस एनर्जी को क्या करना है? 0। तो अगर एनर्जी को 0 करना है तो -13.6 को कितना चाहिए? +13.6। कि अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? -13.6। हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे +13.6, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और एनर्जी 0 होने का मतलब वो कहाँ है? वो इन्फिनिटी पर है। मतलब वो पूरी तरह से हमारे अपने सिस्टम से अलग हो चुका है। तो बस इतनी सी है बाइंडिंग एनर्जी, कि किसी भी कंपोनेंट को या फिर किसी चीज को अपने सिस्टम से पूरी तरह से अलग करने में या उसको इन्फिनिटी तक भेजने में कितनी एनर्जी लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। तो अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे कि ऐसे ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? अभी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पड़ा है तो एनर्जी कितनी होती है उसकी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? हमें उसको 0 करना है तो कितना था उसको? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको नोट करना है, डेफिनेशन को। एक एग्जांपल भी है, लिख लिया है। आप इसको ऐसे करें कि हाइड्रोजन एटम में n=2, एक n=2 के लिए भी आप कर लें। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है ना। सेम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे सामने है बोर मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल के। बोर के मॉडल में क्या क्या कमियां लगी? खूब सारी है इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, बोर मॉडल जो बनाया गया था, ठीक है ना, जो स्पेक्ट्रम के अपन ने लाइमन, बामन, पार्शियल वगैरह हम देखे थे, ये सिर्फ
कुछ लिमिटेड चीजों के लिए थे, जैसे कि हाइड्रोजन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हीलियम आयन के लिए भी ये काम करता है, हीलियम के लिए नहीं, हीलियम आयन के लिए। हीलियम में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन हीलियम का निकल जाए तो पीछे बचता है एक इलेक्ट्रॉन, तो बोर मॉडल उसके लिए भी ठीक है। लिथियम आयन के लिए, लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, 3 होता है बेसिकली, 2 चले जाए तो पीछे बचता है, तो ये उसके लिए भी वैलिड है। अगर मैं कहूं कि ये बेरिलियम +3, मतलब बेरिलियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। मतलब लिमिटेशन ये थी कि बोर का मॉडल जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए काम करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? एक तो हाइड्रोजन एटम में होता है, या फिर हाइड्रोजन के जैसे दिखने वाले कुछ आयन। जैसे दिखने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उनमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हीलियम प्लस या लिथियम प्लस, ठीक है ना, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो ये हाइड्रोजन के जैसे दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बोर का मॉडल जो था वो हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन के जैसे जो दूसरे आयन है, ये सिर्फ उनके लिए वैलिड था। ये तो हुई अपने एक बात, ठीक है। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल के लिखवा दूंगा, ठीक है। तो एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर अपन बोल के इसको लिख देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था अपने पास कि बोर थ्योरी वाज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयन। एक तो हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे एक हाइड्रोजन के जैसे परमाणु है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, हीलियम प्लस लिथियम प्लस, ये उनके लिए वैलिड था। दूसरी बात, हाँ ये इंपोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर मॉडल, बट व्हाई? अब देखो बोर के मॉडल में क्या कहा गया था शुरू में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, कुछ विशेष कक्षाओं में, कुछ फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ये बात जब बोर मॉडल शुरू हुआ था तभी बताई गई थी कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। उन कक्षाओं को हमने क्या बोला था? स्थायी कक्षाएं, स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऊर्जा नहीं निकलेगी। सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं घूमेगी क्यों नहीं ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होगी? क्योंकि फिजिक्स का रूल है कि अगर कोई एक आवेश त्वरित है, अगर कोई एक चार्ज एक्सेलरेट है तो वो तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर कोई चीज घूम रही है तो वो तो हमेशा ही त्वरित होती है, वो तो हमेशा ही एक्सेलरेट होती है, ठीक है ना। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। कोई चीज घूमती है तो उसकी बार बार डायरेक्शन बदलती है, ठीक है, तो उसके अंदर ए होता है, त्वरण होता है, जीरो नहीं हो सकता उसका। और जहां पर ए होता है वहां हमने इस चैप्टर के शुरू में बेसिक में पढ़ लिया था कि वो चार्ज, वो आवेश हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन, एनर्जी को जो है वो रेडिएट करता है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, विद्युत चुंबकीय विकिरण की फॉर्म में। या अपन सिंपल भी लिख सकते हैं कि वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब इलेक्ट्रॉन तो बोर के मॉडल में भी घूम ही रहे हैं, तो वो भी वर्ताकार पथों में, सर्कुलर मोशन में, तो वो भी करना चाहिए, पर बोर कहता है कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये एक्सप्लेन नहीं था, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन दिस थ्योरी। फाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ ये देखना है। क्या हुआ कि जब अपन स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर स्पेक्ट्रम की लाइंस को देखते हैं, मैंने कहा बामर जो है वो आंखों से दिखाई देती है, वो लाइंस जो होती है बामर सीरीज वाली, ठीक है, उनको देखा, 4-5 लाइनें देखी जो भी है। अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं तो उन लाइनों के पास में बहुत ही छोटी छोटी लाइंस और दिखाई देती है। वो कहां से आई? उसकी थ्योरी इस मॉडल में नहीं, ठीक है, उसको हम फाइन स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, सूक्ष्म संरचना। हमारी जो स्पेक्ट्रम में रेखा है, जैसे कि बामर में हमको रेखा है, देखिए 4, एक एग्जाम्पल। माइक्रोस्कोप से देखूं तो उन 4 के पास और भी बहुत सारी, बहुत ही सूक्ष्म स्पेक्ट्रम में रेखाएं हैं। वो कहां से आई? उनके एक्सप्लेनेशन नहीं, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म संरचना या फिर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम की लाइनों के पास ये जो फाइन स्ट्रक्चर है, ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं, जो सूक्ष्म संरचना है स्पेक्ट्रम में रेखाओं की, ये कहां से आई? इसको ये मॉडल नहीं समझा सकता। 4th, इन दिस थ्योरी न्यूक्लियस इज टेकन एट रेस्ट। देखो इस थ्योरी को देते वक्त जो अजम्पशन थे, मतलब जो शुरू में चीजें मानी, उनमें से एक बात ये है कि जो न्यूक्लियस है नाभिक वो स्थिर है, वो रेस्ट में है, ठीक है, तब ये थ्योरी जो है वो वैलिड हो पाती है। पर न्यूक्लियस, क्या एटम हमेशा जो है वो रेस्ट में रहते हैं? ठीक है ना, वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है ना भी हो, ठीक है।
बात यह है कि कोई भी चीज अगर परमानेंटली बिल्कुल रेस्ट में हो तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि उसका जो मास है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। तब हम कह सकते हैं कि वो परमानेंटली रेस्ट में, ठीक है ना, तो वो थ्योरी वैलिड है। तो इस थ्योरी के अंदर जो एजम्पशन था, पहला एजम्पशन ये था कि न्यूक्लियस रेस्ट में है, जो नाभिक है वो बिल्कुल स्थिर है। अब स्थिर होने के लिए कोई चीज बिल्कुल स्थिर हो सदैव के लिए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उस नाभिक का द्रव्यमान अनंत होना चाहिए, उसका जो मास है न्यूक्लियस का वो इनफाइनाइट होना चाहिए, तब हम ये मान सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हर बार नहीं मान सकते अपन, पर वैसा तो कुछ हो नहीं सकता, इनफाइनाइट मास तो है नहीं। इसका मतलब इस थ्योरी में ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक कमी है कि इन्होंने जो कैलकुलेशन की थी वो सिर्फ मान के करी थी कि न्यूक्लियस रेस्ट में, पर वो केवल तभी पॉसिबल होता है जब उसका मास, उसका द्रव्यमान जो है वो इनफाइनाइट अनंत हो, जो कि वो भी पॉसिबल नहीं है। तो चार टॉपिक कोई और भी है, पहले अपन ये जो चार है वो लिख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए जो है वो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। लिखिए बोर मॉडल की सीमाएं, उसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए, बोर का मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के जैसे आयन जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम प्लस तथा लिथियम प्लस प्लस के लिए ही वैध है। खड़ी पर दूसरा पॉइंट लिखिए, बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, परंतु हम जानते हैं कि त्वरित आवेश सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में करता है। अतः बोर का मॉडल स्थायी कक्षाओं में आवेश द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन न करने की घटना, आवेश द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन न करने की घटना को नहीं समझा पाया। खड़ी बाई तीसरा पॉइंट, बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पास दिखाई देने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना को नहीं समझा पाता। फिर अंतिम लेते हैं, यह मॉडल नाभिक को स्थिर मानते हुए दिया गया है, जो कि केवल तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। खड़े पर देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन was not explained in this theory। ये तो रदरफोर्ड में भी था, इस ग्रुप के दो रदरफोर्ड जैसे ही है, ठीक है, कि जो लाइन, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उनकी इंटेंसिटी, उनकी ब्राइटनेस क्या है, उसके बारे में कोई फॉर्मूला नहीं था इस मॉडल में, ठीक है ना। वो रदरफोर्ड में भी नहीं था, दोनों में कॉमन ही है ये, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, उन लाइनों की जो तीव्रता होती है स्पेक्ट्रम में रेखाओं की, कौन कितनी ज्यादा चमक रही है, कौन कम चमक रही है, ठीक है ना, इसके बारे में कोई फॉर्मूला इस मॉडल में भी नहीं था, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम तो पॉज करके लिख ही रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट साथ साथ में लिख देंगे,
लिखेंगे बोर के मॉडल में स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं। बोर मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है पहले देख लेते हैं। याद करने में ये ठीक है, याद कर लेंगे कि जीमान और स्टार्क इफेक्ट को ये जो है वो नहीं समझा सका। तो जीमान इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी उसमें लिखी गई थी कि अगर वो जो जैसे कि स्पेक्ट्रम में रेखा हमको दिख रही है उसके ऊपर अपन जो मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो वो स्प्लिट हो जाती है। हिंदी में कहें तो स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन, ऐसे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, उसको तो बोलते हैं जीमान इफेक्ट। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं और लाइन में स्प्लिट हो जाए, जो इलेक्ट्रिक ये जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं ये जो है वो इनका विपाटन हो जाए, ये दूर दूर हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। तो वापस से एक बार, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है उसको तो क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों ही क्यों होते हैं इस थ्योरी के बारे में भी जो है इस थ्योरी में उस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे लिख दें। तो पहले तो नाम लिख दीजिए, बोर मॉडल जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाया। फिर नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए जीमान प्रभाव और उसके सामने लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन। फिर लिख दीजिए स्टार्क प्रभाव और उसमें लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। ये दो प्रभाव होता है, ये भी इसमें नहीं समझाएगा। और लास्ट, बोर मॉडल जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी नहीं समझाता। ये आपने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो होता है वो आप लोगों पे पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसका ड्रॉबैक है वो हमने लिख दिया। कुछ याद होगा कि कोई भी जो कण होता है, पार्टिकल होता है, उसका मोमेंटम और पोजीशन, मतलब उसका संवेग और स्थिति को एक साथ में नहीं बताया जा सकता। पर इस मॉडल में तो हमने कि वेलोसिटी वगैरह, क्या कहते हैं, वेलोसिटी, रेडियस, ऑर्बिट, सबके बारे में बताया बोर्ड में, मोमेंटम सब बताया उसने। पर हाइजेनबर्ग की थ्योरी ये कहती है कि पोजीशन और मोमेंटम को आप साथ में एक्यूरेटली नहीं बता सकते, ठीक है ना। कुछ न कुछ उनमें अनसर्टेनिटी होती है, उनमें अनिश्चितता होती है। एक चीज बताओगे तो दूसरी में गलत हो जाएगा, दूसरी बताओगे तो पहले में गलत हो जाएगा। इस मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली तो कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना, पर वो गलत था। तो बोर का मॉडल जो था वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी जो है वो ऑब्े नहीं करता, उसकी पालना नहीं करता, उसको ये नहीं समझाता है कि वो कैसे। तो हिंदी मीडियम लिख दीजिए, बोर का मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की पालना नहीं करता। तो ये हो गया हमारे जो बोर मॉडल के अंदर जो ड्रॉबैक थे। 7 बहुत है, और भी हो सकते हैं 1-2, अगर आप बुक वगैरह पढ़ोगे कहीं तो मिल सकते हैं और भी, ठीक है। इतने बहुत है। एग्जाम में 2 पूछते हैं, अपने को 1-2 एक्स्ट्रा याद करके जाना चाहिए। जो भी आसान है 4 याद कर लो, एग्जाम में 2 आते, ठीक है। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक आप इस चीज को लिख लीजिए पॉज करके, इंग्लिश मीडियम। देखिए अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बोर सेकंड पोस्टुलेट बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो डी ब्रोगली की क्या हाइपोथेसिस है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो कि अपन किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी समझने के लिए एक बार थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि जो बताया जा रहा है उसको कि मानना कि हाँ भाई ये होता है। अगले चैप्टर में वो समझ में आ जाएगा कि वो कैसे होता है। तो डी ब्रोगली ने एक बात कही थी, उसने कहा था, ये डुअल नेचर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। डी ब्रोगली ने कहा था कोई भी जो मैटर होता है, कोई द्रव्य जो होता है, ठीक है, मतलब जिसका द्रव्यमान हो, जिसका मास हो, ठीक है, ये एक पार्टिकल जैसे कि, जब ये पार्टिकल जैसे कि ये पेन, कि अगर मैं इसको ऐसे थ्रो करता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन में न जाके ये ऐसे वेव नेचर में चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंग, मैटर वेव।
क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 में इसके बारे में थोड़ी सी बात आ चुकी है, ठीक है ना, जहां पर हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक पार्टिकल है, ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। ये डी ब्रोगली ने कहा था, क्यों नहीं चलता और डी ब्रोगली ने ऐसा क्यों कहा था, वो सही था गलत था, वो डिबेट बाद में, ठीक है ना, अगले चैप्टर में। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैटर जो होता है, जो द्रव्य होता है, ऐसा कोई कण जिसके पास द्रव्यमान हो, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ठीक है ना, वो जो है वो वेव नेचर में चलता है, वो तरंगों की भांति ऐसी गति करता है, ठीक है ना। और इन्हीं तरंगों को क्या कहा जाता है, द्रव्य तरंगे कहा जाता है, मैटर वेव्स कहा जाता है। उसने इनका लैम्डा, मतलब यहां से यहां तक, क्रस्ट से क्रस्ट के बीच, श्रृंग से श्रृंग की दूरी का सूत्र, फॉर्मूला भी हमें बताया, वो था H/P, जहां पे H वही प्लैंक कांस्टेंट है और P का मतलब क्या है, मोमेंटम, मतलब संवेग। ये सारी चीजें ये डी ब्रोगली ने बताया। तो ये तो है अपने पास, कह सकते हैं कि रेडीमेड मटेरियल, इसको हमें काम में लेना है। इसको काम में लेते हुए क्या करना, बोर की सेकंड पोस्टुलेट, बोर की जो दूसरी अभिग्रहिति है उसको सिद्ध करना है। दूसरी अभिग्रहिति क्या थी पता है, MVR, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मान क्या होता है, H/2π का n टाइम्स होता है। ये हमको लिखकर आना है, ठीक है, करते हैं। दूसरी बात, एक चीज और आती है इसके अंदर, वो है स्टेशनरी वेव्स, ठीक है, अप्रगामी तरंगे। देखो ऐसी तरंगे जिनमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रगामी तरंगे। इंग्लिश मीडियम ध्यान से सुने, वो वेव्स जिनमें एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स। वो देखने में कैसी लगती है, वो कुछ ऐसे लगती है। 11th में आ चुका है ये टॉपिक, ये वेव्स है, ठीक है ना। सिंपली अगर और समझना चाहो तो ये समझ लो कि ये वेव ऐसे गई, वहां से टकराई और ये वापस आई, बस। तो एक तो गई और एक वहां से टकरा के वापस आई, दोनों जब मिल गई तो एक ऐसा डायग्राम हमारे सामने आता है, और ये एक स्टेशनरी वेव है। इन वेव्स में एनर्जी जो है वो मूव नहीं करती, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करती, ठीक है ना। तो अब ऐसी वेव्स इसके अंदर बनती है, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स। जैसे कि मैंने यहाँ खूब सारी बना दी, कुछ ऐसे, ये न्यूक्लियस और ये इसके चारों ओर का ऑर्बिट। अब ये तो चलो बोर ने बताया ऑर्बिट, ठीक है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ऐसे तो चलेगा नहीं, वो तो कैसे चलेगा, यूं वेव नेचर में यूं चलेगा, यूं, और क्या बनाएगा, स्टेशनरी वेव्स बनाएगा। क्योंकि बोर के मॉडल में एनर्जी भी जो है वो क्या कहते हैं, इसमें डिक्रीज नहीं होती है, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती। बोर ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब एनर्जी को भी तो हमें बताना है कि वो जितनी है वो उतनी है। तो फिर कौन सी वेव होगी, दूसरी वेव में एनर्जी क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसमिट करती नहीं है, तो हमने माना कि स्टेशनरी वेव है, ठीक है ना। ये एक वेव है, ये ऐसे गई, ये एक वेव, या फिर यहाँ से समझ लो, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझ लो, ये एक सिंगल वेव है। तो इसमें कितनी वेव है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब ये n=4 है। यहाँ पर 4 वेव्स है, यहाँ पर कितनी है वो देख सकते हैं, कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि अभी तुम्हारे एग्जाम में भी आया था, ये शायद डायग्राम बनाना था, n=3 का था या 4 का, मुझे याद नहीं, लेकिन अप्रगामी तरंगों का ये डायग्राम बनाना था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे क्वेश्चन क्या था, पर यहीं से कुछ था। अब देखो इसमें कितने लैम्डा है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसे तो कितना हो सकता है, वो तो n लैम्डा हो सकता है। तो हम कहेंगे ये क्या है, n लैम्डा, ये पूरी लैम्डा, सही है ना। यहाँ से मान लो मैं लैम्डा मेजर करना शुरू करूं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, कितने लैम्डा आएगा, कितनी वेव्स आएगी, n आएगी। तो ये, और हम ये भी जानते हैं कि ये पूरी लेंथ कितनी होती है, 2πr, सही है। किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस, परिधि कितनी होती है, ये पूरा चक्कर कितना होता है, 2πr। तो ये तो कंफर्म है कि जितना n लैम्डा है उतना ही 2πr है, 2πr को n लैम्डा के इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि we know that 2πr is equals to n लैम्डा। अब थोड़ा सा डी ब्रोगली को काम में लो, डी ब्रोगली ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, H/P। P तो मोमेंटम है, संवेग है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्डा क्या होगा, H/mp, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 दे देता है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, इसमें पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा,
2πr इज इक्वल टू m, और लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा h अपॉन m v। अब ऐसे करो m v को इधर ले आओ, 2, चलो सब लिख देते हैं एक बार, ये m v इधर आ गया, nh और 2π को उधर भेज दो, m v और r ये तो रह गए अपने इधर, m v और r, m v r, 2π को उधर भेज दो, n और h अपॉन 2π। ये क्या आ गए बोर की सेकंड पोस्टुलेट। डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी, जो डी ब्रोगली ने बताया लैम्डा क्या होता है, उस फॉर्मूले को यूज किया, इसमें पुट किया, और हमारे पास बोर की सेकंड पोस्टुलेट आ गई। इस टाइप से अपन डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से जो भी है अपन बोर की सेकंड पोस्टुलेट, बोर की दूसरी अभिग्रहीति को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम हेडिंग डाल रहे हैं ऐसे लेके, बोर की, या लिख दीजिए डी ब्रोगली के सिद्धांत से बोर की द्वितीय अभिग्रहीति। फिर कंटिन्यू डायग्राम बना के लिख दिया।